नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी में। आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के नोटिफिकेशन को लेकर। आप लोगों को जानकारी होगी कि सीयूईटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो 2024 में क्या बदलाव हुए हैं उनको लेकर बात करनी है, क्योंकि 2024 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं नोटिफिकेशन में, तो उनको लेकर हमें विस्तार से बात करनी है। फिर जो एक शब्द एकदम से विद्यार्थियों के बीच में सुनने को मिल रहा है हाइब्रिड मोड को लेकर, इससे पहले विद्यार्थी वर्ग इसको सुनता था कि हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं होंगी। इस बार हाइब्रिड मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो इस शब्द को लेकर बात करेंगे। उसका निर्धारण कैसे होगा उसको लेकर बात करेंगे। कहाँ परीक्षा ऑफलाइन होगी, किस विषय के संदर्भ में है वो बात करेंगे। कितने आवेदन की बात है, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले कि सीयूईटी क्या है, तो आपने इस चैनल पर पहले भी वीडियोस देखी होंगी सीयूईटी को लेकर, आपको पाठ्यक्रम को लेकर सारी बातें स्पष्ट भी होंगी, लेकिन एक बार फिर से सारी चीजों को रिकॉल करते हुए हम बात कर लेते हैं कि सीयूईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम क्या कहेंगे? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि पहले जो प्रक्रिया थी उसकी जगह पर क्या होता है, एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया जाता है। एक कॉमन परीक्षा हो जाती है सभी विश्वविद्यालयों को लेकर, सभी नहीं, अब तो अधिकांश है, और आगे आगे आप देखेंगे कि देश के लगभग आपको जो राज्य विश्वविद्यालय हैं या हम सम विश्वविद्यालय की बात करें, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है, अभी भी कई सारे काफी अधिक संख्या में वो शामिल हो रहे हैं। यदि आपको उनकी पूरी सूची देखनी हो तो आप जाएंगे तो साइट पे आपको पूरी सूची मिल जाएगी। ये परीक्षा आयोजित किसके द्वारा होती है, तो इस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी एनटीए के पास है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। जो बाकी जो प्रवेश परीक्षाएं हैं या स्कॉलरशिप परीक्षाएं होती हैं उनको भी आयोजित कराता है। ये जिम्मेदारी जो अब एनटीए के पास है, पहले ये परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई के पास हुआ करती थी। कुछ परीक्षाओं के संदर्भ में एआईसीटीई की भी जिम्मेदारी होती थी। तो एनटीए स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, परास्नातक के लिए, पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट आप कहेंगे, डिप्लोमा के लिए भिन्न भिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराता है। उनमें से एक परीक्षा है जिसको हम सीयूईटी कहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये सीयूईटी के बारे में बात हो गई। हमें जानना है कि इस बार 2024 में क्या बदलाव किए गए हैं। आप देखेंगे कि 2022 में परीक्षा हुई, उसमें कुछ चीजें सामने आई थी। 2023 में जब परीक्षा हुई उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले, और जब अब 2024 का नोटिफिकेशन आया है, 2024 में ये परीक्षा होगी, तो इसमें और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इन बदलावों के बारे में जब हम 2023 में कक्षाएं कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा भी था कि जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 2024 में इसमें और बदलाव देखने को मिलेंगे, और आगे भी ये तय मान के चलिए कि आगे भी ये बदलाव जारी रहेंगे, क्योंकि ये परीक्षा बहुत बड़े स्तर पर है। ये आप ये कहेंगे कि ये एनटीए द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय परीक्षा है, ये विकास के क्रम में है, अभी इसमें बहुत बदलाव आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। इस बार का 2024 में जो सबसे बड़ा बदलाव है, या हम कहें जो एक प्रमुख बिंदु है जो आपको जानना चाहिए, जिसको लेकर विद्यार्थी वर्ग अभी परेशान भी है, वो है हाइब्रिड मोड को लेकर। पहली बार इस परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड मोड में होने वाला है। पहली बार अब ये हाइब्रिड मोड क्या है? हाइब्रिड मोड में हमने कक्षाओं में कई बार बात की है कि हाइब्रिड कक्षाएं जो होती हैं, यानी कि ऑनलाइन भी चलती हैं और ऑफलाइन भी चलती हैं। अर्थात कुछ विद्यार्थी जो ऑनलाइन कक्षाएं करते हैं, वो जो ऑफलाइन जाने में सक्षम नहीं है, नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ भी मजबूरी हो सकती है, वो ऑनलाइन कक्षाएं कर लेते हैं। जिनकी संस्थान तक पहुंच है वो जाकर ऑफलाइन कक्षाएं कर सकते हैं। अब ये परीक्षा के संदर्भ में हाइब्रिड मोड कहने का मतलब क्या हुआ?
यानी कि इस बार क्या होगा कि परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन भी होगा, जैसे पहले से होता आ रहा है ऑनलाइन, और इस बार परीक्षा ऑफलाइन भी देखने को मिलेगी सीयूईटी की। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया, पेन पेपर पर परीक्षा होगी, आप एक निश्चित स्थान तक पहुंचेंगे, ओएमआर शीट मिलेगी, उसको फिल करना होगा। और ऑनलाइन मोड में जो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पर आप जाते हैं, आपको एक निश्चित स्थान दिया जाता है, उस स्थान पर बैठकर आप परीक्षा को देते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित होने वाली है। ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बदलाव है हाइब्रिड मोड में। अब इस हाइब्रिड मोड का निर्धारण कैसे होगा, हमें यह समझना भी आवश्यक है। क्या ऐसा है कुछ निर्धारित चीजें रखी गई हैं कि इन विषयों के लिए परीक्षा ऑफलाइन होगी, या कुछ भाषा के संदर्भ में कि भाषा के संदर्भ में परीक्षा ऑफलाइन होगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये परीक्षा, जब हम हाइब्रिड मोड के निर्धारण की यदि बात करें कि भाई कैसे ये निर्धारण होगा कि परीक्षा इस विषय की या इस बिंदु को लेकर जो चीजें होंगी वो ऑफलाइन मोड में होंगी, पेन पेपर मोड में होंगी, या कहां परीक्षा ऑफलाइन होगी, कहां ऑनलाइन होगी, तो इसमें कुछ बातें एनटीए ने नोटिस में स्पष्ट की हैं। पहला बिंदु जिसमें से यह है कि सर्वाधिक आवेदन वाला राज्य जो होगा, यह ध्यान रखना है, सर्वाधिक आवेदन वाला राज्य। अब यहां क्या होता है कि आवेदन बहुत अधिक आ जाएंगे, तो जिनके लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन करा पाना संभव नहीं होगा कि ऑनलाइन सारे विद्यार्थी परीक्षा दे पाएं, आवेदन इतने अधिक हैं। दूसरा बिंदु आप ये कह लेंगे कि 1 लाख से अधिक आवेदन यदि किसी विषय में आते हैं, 1 लाख से अधिक आवेदन वाले जो विषय हैं वो ऑफलाइन मोड में उनकी परीक्षा होगी। दूसरा बिंदु क्या है, एक लाख से अधिक आवेदन वाले जो विषय होंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जिसका चयन करेंगे जिस विषय में, उस विषय की परीक्षा ऑफलाइन होगी। तीसरा और अंतिम बिंदु इसमें यह है कि जिन क्षेत्रों में कंप्यूटर की सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध नहीं है, जिन क्षेत्रों में कंप्यूटर सेंटर उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में भी इस परीक्षा का आयोजन पेन पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो जिन क्षेत्रों में हम ये कहें कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी इस बार इस परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम में होगा। ये 2024 में किया गया सबसे पहला और सबसे प्रमुख सबसे बड़ा बदलाव है। तो एकदम निश्चिंत रहना है कि यदि आपका विषय एक ऐसा विषय है, ऐसा डोमेन है जिसमें 1 लाख से अधिक आवेदन करने वाले बच्चे हैं, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, आवेदन 1 लाख से अधिक हैं, तो उस विषय की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। आप एकदम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें आवेदनों की संख्या 1 लाख से अधिक है या बहुत अधिक संख्या में आवेदन जिसके होंगे, वो परीक्षा क्या हो जाएगी, ऑफलाइन मोड में आयोजित हो जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर चीजें निर्धारित होंगी। आप ये कह लीजिए अभ्यर्थी अधिक होंगे जिनके लिए व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से बना पाना मुश्किल है, जटिल है, चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में क्या होगा कि उसकी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम में पेन पेपर मोड में आयोजित हो जाएगी। बात समझ में आई होगी आसानी से। इसी को कहा जाएगा, इसी को कहा गया है हाइब्रिड मोड, यानी कि जिसमें दो की विशेषताएं हों, है ना। जैसे हम हाइब्रिड प्रजाति की बात करते हैं, हाइब्रिड बीज की बात करते हैं, जिसमें दो के गुण हो, तो इसमें भी क्या है, ऑनलाइन के गुण भी हैं, ऑफलाइन के गुण भी हैं। ये पहला और प्रमुख बदलाव है जो 2024 में देखने को मिलेगा।
दूसरा बदलाव जो है, दूसरा और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, हमने जब पहली बार ये परीक्षा आयोजित हुई तो विषयों के संबंध में देखा कि 3 खंडों में से अधिकतम 9 विषयों का चुनाव एक अभ्यर्थी कर सकता था 2022 में। 2023 में देखा गया कि ये विषयों के चुनाव के लिए 10 कर दिए गए कि 10 विषयों का चुनाव अभ्यर्थी 3 खंडों में से कर सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ है कि अभ्यर्थी तीनों खंडों में से अधिकतम 6 विषयों का चुनाव कर सकता है। यदि आप देखेंगे तो 2022 में तीनों खंडों में से, तीनों खंड का मतलब क्या हो गया कि भाषा वाला खंड भी, लैंग्वेज सेक्शन भी, और जो डोमेन का है, सब्जेक्ट का है खंड है उसमें से भी, और जो जनरल टेस्ट है उसमें से भी, तीनों खंडों को मिलाकर 2022 में जब पहली बार परीक्षा आयोजित हुई थी तो विद्यार्थी जो थे वो 9 विषयों का चुनाव कर सकते थे। 2023 में क्या हुआ, ये एक संख्या और बढ़ गई और वो अधिकतम 10 विषयों के लिए आवेदन कर सकते थे। इस बार क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा बदलाव है कि इस बार 6 विषय कर दिए गए हैं। आप ये कहेंगे कि 2023 में, 2022 में 9 विषय, 2023 में अधिकतम 10 विषय, और 2024 में एक बदलाव ये है, 2024 में क्या हो गया है, तीनों खंडों में से अधिकतम 6 विषयों का चयन एक अभ्यर्थी कर सकता है। पिछली बार 10 का चयन कर सकता था, लेकिन इस बार 6 विषयों का चुनाव, 6 विषयों का चयन कर सकता है। बात समझ आ रही है? दूसरा बिंदु यह भी महत्वपूर्ण है कि इस बार ऐसा होगा, अब चूंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से परीक्षा आयोजित होगी तो समय बच जाएगा। ये पूरी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, जो एग्जाम पहले आप देखते थे कि 1 महीना लग रहा था, 1 माह का समय लग रहा था परीक्षाओं के लिए, इस बार क्या होगा, आवश्यकता अनुसार 2 या 3 पालियों में परीक्षा होगी और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो जाएगी। 15 दिन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। एक जो और महत्वपूर्ण बिंदु है इस नोटिफिकेशन में सामने आता है, वो बात है ड्रेस कोड को लेकर। निर्धारित ड्रेस कोड को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर भी चीजें निर्धारित की गई हैं। जैसे जूते पहनकर आप परीक्षा देने नहीं जा सकते, जूते पहनकर आप नहीं जा सकते परीक्षा देने। बात समझ पाए? आप जो चमकीले या भड़कीले कपड़े हैं, पूरी आस्तीन वाले कपड़े हैं, पूरी आस्तीन वाली शर्ट है, टी शर्ट है, उसको पहनकर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके लिए क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपकी जो ड्रेस है वो कल्चर का या आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार है, तो आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। आपको 1 घंटे पहले पहुंचकर बाकी विद्यार्थियों से ये सूचना देनी पड़ेगी, इससे अवगत कराना पड़ेगा। अब यहां जो जूते वाली बात है, इसके अलावा क्या है कि आप लो हील्स वाले सैंडल पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, वो मान्य है, लेकिन जूते नहीं पहन सकते। लेकिन साथ ही इतनी गुंजाइश भी रखी गई है, यदि जूते पहनने का कारण चिकित्सकीय है, यदि डॉक्टर ने कहा है या कोई चीज ऐसी है जिस वजह से आपने जूते पहने हैं, तो इसकी सूचना एनटीए को देनी पड़ेगी। यदि आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जूते पहन रहे हैं और जूते पहनना ही आवश्यक है, तो इसकी सूचना आप एनटीए को दे सकते हैं, तब आपको इसके लिए परमिशन मिल जाएगी। ये बड़े बदलाव हैं जो इस बार की परीक्षा में किए गए हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो हाइब्रिड मोड वाली बात, दूसरा बिंदु विषयों के चयन को लेकर, विषयों के चुनाव को लेकर कि अधिकतम क्या होगा, आप 6 विषयों का चुनाव तीनों खंडों में से कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हमारे सामने इस हाइब्रिड मोड की बात आ गई, हमने ये बात कर ली कि सर्वाधिक आवेदन वाले जो राज्य होंगे वहां, दूसरा बिंदु हमने बात की 1 लाख से अधिक आवेदन वाले जो विषय होंगे उनमें, और तीसरा बिंदु जिन क्षेत्रों में कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,
ऐसे क्षेत्रों में भी इस परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से होगा। अब 6 विषयों की बात है तो विषय एवं संयोजन भी जान लेते हैं। हमने एक बात तो ये सीख ली कि अधिकतम 6 विषय तीनों खंडों में। छह विषयों का चयन। अब जब ये 6 विषयों का चयन है तो इसमें क्या हो सकता है कि आप 4 या 5 डोमेन विषय रख सकते हैं। 4 डोमेन विषय रखे, एक भाषा हो गया, एक जनरल टेस्ट हो गया, मतलब विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने 2 विकल्प बच जाते हैं। 2 विकल्प अभ्यर्थियों के सामने हैं, 2 ऑप्शन है इसमें अभ्यर्थियों के लिए। केवल आप ये कह लीजिए 2 विषय संयोजन कहले उपलब्ध होंगे। एक क्या होगा कि विद्यार्थी 4 डोमेन विषयों का चुनाव करे। हम एक विकल्प की बात करें तो विषयों का चयन, एक भाषा और एक क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट। दूसरा विकल्प क्या बच जाएगा, विकल्प दूसरा क्या होगा, 3 डोमेन विषय, 3 डोमेन विषय हो जाएंगे। 2 भाषाएं, 2 भाषाएं और जनरल टेस्ट, ये हो जाएगा। भाषाओं के संदर्भ में तो आप जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र सामान्यतः क्या करेंगे, अंग्रेजी भाषा रखेंगे। कुछ विश्वविद्यालय हैं भी ऐसे जो अंग्रेजी भाषा को मांगते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है। स्पष्ट रूप से है कि भाई आपके पास भाषा में अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, बिंदु स्पष्ट है। तो ये 2 विकल्प अभ्यर्थियों के सामने होंगे, ठीक है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको लेकर बात कर लेते हैं। पिछले वर्ष जब 2023 वाली परीक्षा आयोजित हुई थी तो उस समय ये संभावनाएं थी कि ये जो तिथि है, जो अब 27 फरवरी से, या हम ये कहें कि आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है 27 फरवरी से 26 मार्च है, उस समय क्या बात थी कि 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन अभी समय से है 27 फरवरी से 26 मार्च तक। उसके बाद परीक्षा शुल्क फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो क्या होगी, 26 मार्च 2024। एकदम ध्यान रखेंगे, ये जैसे 27 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हुआ, अभी ये परीक्षा का समय है। एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है कि तुरंत जैसे ही फॉर्म आया और हमने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, क्योंकि एनटीए ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि 1 से अधिक फॉर्म, हम सोचते हैं कि इस बार हमने जल्दबाजी में भर दिया, गलत हो गया, किसी और की आईडी से इस बार भर देते हैं, तो 1 से अधिक फॉर्म भरने वालों पर कार्रवाई होगी। पहले भी हो सकती है और वो बाद में भी हो सकती है। ये बात नोटिफिकेशन में आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ध्यान रखना है, बहुत तसल्ली से, बहुत शांति से फॉर्म भरना है। फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी। करेक्शन विंडो ओपन होगी तो 28 से 29 मार्च तक आपको करेक्शन करने का अवसर भी दिया जाएगा। परीक्षा शहर की जो घोषणा होगी 30 अप्रैल से होगी। जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे मई के 2nd वीक से, दूसरे सप्ताह से। परीक्षा की जो तिथि है वो 15 मई से 31 मई। इन तिथियों में और जो परिणाम है, परिणाम की तिथियों में भी जो इलेक्शन का शेड्यूल है, अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनके अनुसार परिवर्तन हो सकता है। ये परिणाम में भी देखने को मिलेगा, है ना। जो परिणाम की डेट अभी क्या है, 30 जून है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में इसके ऊपर ऐसे स्टार बन रहा होगा, जिसका अर्थ हम लेते हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, या नियम व शर्तें लागू वाली बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय एकदम तसल्ली से फॉर्म भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले पूरा नोटिफिकेशन, अपने काम की चीजें बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, तसल्ली से फॉर्म भरिएगा, कोई जल्दबाजी फॉर्म भरने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ विशेषताओं के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो हमने ये की
कि इस बार पहली बार ये परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी। दूसरा एमसीक्यू टाइप परीक्षा है। माध्यम के लिए कि आप किस माध्यम में परीक्षा देंगे, जो विद्यार्थियों का हमेशा एक डाउट होता है, एक प्रश्न होता है। तो माध्यम का चुनाव करने के लिए भी आपके सामने 13 भाषाओं का विकल्प है। तो आप अपनी सहजता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें आप सहज हैं उस भाषा का चयन कर लेंगे। इस भाषा को आप आवेदन करते समय चुन सकते हैं। बात समझ आ रही है? जब आप आवेदन करेंगे तो आप इसमें से किसी भाषा का चयन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के स्तर पर आपने पहले भी इस चैनल पर कक्षाएं देखी होंगी। यदि पाठ्यक्रम को लेकर एक सामान्य जानकारी की हम बात करें तो जो भाषा खंड है आपका, जो लैंग्वेज पोर्शन है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, उसमें आपसे बोधगम्यता को लेकर, जो साहित्यिक अभिक्षमता है उसको लेकर, शब्दावली को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। डोमेन के विषय में यदि बात करेंगे तो क्लास 12वीं का जो आपका पाठ्यक्रम है, डोमेन में आपका जो 12th कक्षा का, आपका जो 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है वही है, और जनरल टेस्ट में वही सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर उसमें जुड़ा होता है, साथ में गणित है, रीजनिंग है, ये सारे बिंदु उसमें शामिल हैं जनरल टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा एक दो बातें जो आपको जाननी चाहिए वो ये हैं कि भाषा सहित, यानी कि भाषा प्लस सभी विषयों, भाषा और सभी विषयों में 50 में से 40 प्रश्न, 40 प्रश्न करने हैं। 50 में से 40 प्रश्न करने हैं। जनरल टेस्ट की जब बात आएगी, जनरल टेस्ट में 60 में से 50 प्रश्न करने हैं, प्रश्न करने हैं। यदि समय सीमा की बात की जाए तो 45 मिनट का समय है। समय सीमा सभी के लिए क्या 45 मिनट है, लेकिन इसमें कुछ विषय अपवाद भी हैं जो आपको नोटिफिकेशन पढ़ते समय भी स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे हम कहें अकाउंट है, अकाउंट की बात आ जाए, या हम कहें फिजिक्स है, फिजिक्स की बात हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक साइंस वाली बात आ जाएगी इसमें, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, इन सब में क्या होगा कि आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मिनट का समय मिलेगा, मतलब वही चीजें जैसे पहले थी उसी प्रकार की सारी चीजें इस बार भी हैं। यहां एक बात आपको परीक्षा केंद्र के चयन को लेकर भी ध्यान रखना है कि आप अधिकतम 4 शहरों का, चार शहरों का चुनाव कर सकते हैं। अधिकतम 4 शहरों का चुनाव कर सकते हैं। उस शहर का चुनाव आप अपने स्थायी पते के अनुसार भी कर सकते हैं, या जो आपका वर्तमान पता होगा उस वर्तमान पते के अनुसार भी कर सकते हैं। मान लीजिए स्थायी पता कहीं और का है, अभी आप रहते कहीं और हैं, तो आप अपने उस वर्तमान पते के अनुसार भी इन शहरों का चयन कर सकते हैं। बात समझ आ गई? एक बार ये ध्यान रखिएगा, मैं पुनः आपसे कहता हूं कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। करेक्शन विंडो ओपन जरूर होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में गलत फॉर्म भर दें, तो उसमें त्रुटि होने पर आपका ही नुकसान है। तो जल्दबाजी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए तसल्ली से फॉर्म भरिए। समय है, पर्याप्त समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, तो आराम से देख लीजिए, सारी चीजें पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इस बार जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। 6 विषयों के चयन वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा में जाने से पहले नोटिफिकेशन को भी दोबारा पढ़ लीजिएगा,
जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके पीछे जो निर्देश दिए गए होंगे उनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निर्धारित जो ड्रेस कोड है उसका पालन करिएगा। यदि कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं कहा है, तो जूते पहनकर मत जाइएगा। जो लो हील्स वाले चप्पल या सैंडल होंगे उनको पहन के जाना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।